नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। असम राइफल्स न भूतो न भविष्यति। कल आपने इसका पहला अंक देख लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने इस अंक को तैयार करने के लिए लगभग 26 सेना के अधिकारी और असम राइफल्स के अधिकारी मिलाकर के 26 लोगों से हमने बातचीत की। कुछ लोगों ने फ़ोन पर हमको बताया, कुछ लोगों ने टेक्स्ट मैसेज भेजा मेरे पास। तो कल हमने जो बात की थी उसमें सभी लोग आर्मी ऑफिसर्स थे और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एआर ऑफिसर्स के बारे में, जो रिटायर्ड एआर ऑफिसर्स हैं। क्योंकि आपको पता है सर्विस में रहते हुए कुछ सीमाएं होती हैं और लोग बातें करने से कतराते भी हैं, बात करते भी नहीं हैं। हालांकि उनके मन में तो होता है, लेकिन आप सब जानते हैं कितनी सर्विस करते समय विषमताएं होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए वे लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। हमने जो बात की थी उसमें जो प्रश्न हमारे थे उनको हमने कल वाले अंक में बताया था और उन प्रश्नों को इसमें दोहराना कोई उचित नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप पिछले अंक में उन प्रश्नों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं जो प्रश्न मैंने पूछे थे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो बात करेंगे तो जो पहला नाम है डिप्टी कमांडेंट दीपक यादव जी का, रिटायर्ड। आपने जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर बहुत संक्षिप्त में दिया है, लेकिन जो भी दिया है उन्होंने दिया है, इसलिए हम आपके सामने उनको रखेंगे। डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड दीपक यादव जी कहते हैं, It is very difficult to give reply on the above subject directly because this type of questions should be debated on television. Overall, Assam Rifle is a very strong force, so same should be merged with Indian Army preferably. तो इनका कहने का मतलब है कि इनका जवाब देना सीधे तौर पर थोड़ा मुश्किल है और बात भी सही है, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और मुद्दा इतना छोटा नहीं है कि इसको ऐसे 6-7 प्रश्नों में उसका जवाब दिया जा सके। आगे उन्होंने कहा है कि इसका अगर समाधान चाहिए तो इसको पूरी तरह से आर्मी में मिला देना चाहिए और वही यहाँ पर इसका समाधान होगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस अंक में वही बातें कहूँगा जो हमारे ऑफिसर्स ने कही हैं। कल के अंक में मैंने जो आर्मी ऑफिसर्स की बातें कही थी, कई लोगों ने उसको हमारे चैनल से जोड़ते हुए क्रिटिसाइज़ किया है। चलिए अच्छी बात है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन उन प्रश्नों के उत्तरों में जो न्यूज सच तक है उसका कोई रोल नहीं है। न्यूज सच तक ने खाली प्रश्न पूछे थे और उसका जो जवाब जिन ऑफिसर्स ने दिया है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अक्सर असम राइफल्स के जो अधिकारी हैं उस पर जवान एक आरोप लगाते रहे हैं कि हमारे असम राइफल्स के ऑफिसर्स कुछ नहीं करते हैं। असल में ये कहने से पहले हमें अपने गिरेबां में भी झांकना होगा कि क्या हमने कुछ किया है। इस विषय में मैं आगे के अंकों में बताऊंगा, लेकिन आज मैं दूसरे विषय पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर में कमांडेंट अरुण कुमार रिटायर ने जो अपनी तरफ से हमें बताया कि जो प्रश्न आपने पूछे हैं उनके उत्तर इन पत्रों में मिल जाएंगे। उन्होंने
2024 में एक पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम में लिखा। उस समय जब प्रधानमंत्री जी ने देश के संबोधन में ये कहा था कि आप सब हमारा परिवार हैं, तो इसी को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने कहा कि जब हम सब लोग परिवार हैं तो असम राइफल्स भी आपके परिवार का हिस्सा हुआ, और उसकी जो दुश्वारियां हैं उसके लिए आपको क्या करना है, असम राइफल्स के साथ क्या होना चाहिए। इस पर उन्होंने 4 पृष्ठों का एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अरेवा के गठन से पूर्व में भी चिट्ठियां लिखता रहता था, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है, और जब जवाब नहीं आता है तो हमने RTI डाली, और ऐसा 3 बार ऐसा हुआ। 3 बार मैंने जो प्रश्न पूछे थे भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से, उन्होंने उन RTI के पत्रों को सीधे DGR को भेज दिया, और DGR ने RTI एक्ट है उसमें कुछ पॉइंटों का हवाला दे करके कहा कि ये जो जानकारियां हैं हम सुरक्षा कारणों से नहीं दे सकते। ऐसा अक्सर असम राइफल्स करती रहती है। तो जो अरुण कुमार साहब ने पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था, उनके मुख्य बिंदु हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने क्या लिखा था प्रधानमंत्री जी को। राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद में अरुण कुमार साहब ने लिखा कि आप एक अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे एक नेतृत्व करने वाले हैं, और आपने कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जो देश के सामने नज़ीर हैं। लेकिन मैं असम राइफल्स के 190 वर्ष के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और उन्होंने जो असम राइफल्स का 190 वर्ष का इतिहास है उस पर प्रकाश डालते हुए अपनी बातें कहीं। उसमें उन्होंने जोड़ा, असम राइफल्स को जहां भी लगाया गया, जो भी उसको आयाम दिए गए, उसको बखूबी असम राइफल्स ने निभाया है, और वहां पर उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। चाहे वो नेफा हो, चाहे वो नागा हिल्स हो, मिजो हिल्स हो, या और अन्य गतिविधियां रही हों नॉर्थ ईस्ट की। अभी समय तो कुछ पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो है शांत लग रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हर प्रदेश अशांति में था, और उस समय असम राइफल्स ने वहाँ पर शांति कायम करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसका इन्होंने जिक्र किया। आगे उन्होंने बताया कि चाहे 1962 का मामला हो, चाहे वो श्रीलंका का मामला हो, चाहे जम्मू और कश्मीर का मामला हो, या देश में और कहीं जब भी ज़रूरत पड़ी हो असम राइफल्स की, उसका मामला हो, असम राइफल्स ने अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया है, और वहाँ पर उन्होंने अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन अपना किया है। और ये सब करते हुए असम राइफल्स किसी भी CAPF के फोर्स से या रेगुलर आर्मी के फोर्स से कहीं भी इसका प्रदर्शन कमतर नहीं रहा है, बल्कि अच्छा ही रहा है। और इस चीज़ को जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हमको मिलते हैं असम राइफल्स को जिन्होंने कमांड किया है, वो भी ये बात कहते हैं कि असम राइफल्स एक बहुत ही बेहतरीन फ़ौज है, लेकिन सरकार की क्या नियति है, क्या नीति है पता नहीं, जिसकी वजह से इसको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। अरुण कुमार साहब ने NFFU के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका लाभ CAPF के अधिकारी ले रहे हैं, जबकि असम राइफल्स को जब देने की बात आती है तो DGR जो हेडक्वार्टर है इस पर चुप्पी साध लेता है। तो जो भी है, अगर CAPF में किया है तो CAPF की ही पूरी सुविधाएं दी जाएं। और उन्हें आगे बताया कि जो स्टेटस ऑफ एक सर्विसमैन है, राइफल्स के पास CAPF का एक सर्विसमैन स्टेटस है, और ना ही आर्मी के एक सर्विसमैन का स्टेटस है। तो ये जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है असम राइफल्स के जवानों के लिए। आगे उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण ड्यूअल कंट्रोल है। ड्यूअल कंट्रोल की वजह से असम राइफल्स वैसा ही बच्चा है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, और सड़क पर जिसको मिला उसने काम ले लिया और फिर उसको छोड़ दिया। इस प्रकार का व्यवहार असम राइफल्स के साथ किया जा रहा है, जो किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 को जो संसद के दोनों सदनों से जो एक पॉलिसी पास हुई थी असम राइफल्स, ITBP, SSB के लिए,
उस पर भी अमल नहीं हो पाया है। उसमें कई ऐसी सिफारिशें की गई थी, लेकिन उन सिफारिशों का लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है किसी को। उन्होंने कहा कि जब तक असम राइफल्स पर ड्यूअल कंट्रोल की छाया रहेगी तब तक उसका भला नहीं हो सकता है, और प्रधानमंत्री जी से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग उन्होंने की थी। लेकिन पता नहीं चलता है कि पीएमओ ऑफिस है या भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, क्या उसको दुविधा है कि असम राइफल्स को ड्यूअल कंट्रोल से निकाल नहीं पा रही है और जो उसको मिलने वाले हक हैं वो भी नहीं दिला पा रही है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ड्यूअल कंट्रोल के बारे में जितने भी अधिकारियों से हमने बात की, सबका कहना है कि ये सब कुछ ड्यूअल कंट्रोल की वजह से हो रहा है। ड्यूअल कंट्रोल अगर नहीं हटाया जाता है तो असम राइफल्स का कल्याण किसी भी दशा में नहीं हो सकता है। तो ये हमने कुछ मुद्दे आपके सामने आज रखे और आपने इनको देखा, और इसमें जो आपको अपना सुझाव देना हो, जो आपको राय देनी हो, वो आप दीजिए। उसको हम अपने अंकों में भी शामिल करेंगे। इसी के साथ इस अंक को हम समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे और असम राइफल्स न भूतो न भविष्यति का तीसरा अंक आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।